अमर लोगों की दुनिया में पुनर्जन्म। मैं बनता हूं वैनसेस्ट घराने का सच्चा जन्मजात बेटा, जो एक अमर राजवंश है। मेरे पिता इस युग के स्वर्गीय सम्राट हैं। मेरे दादाजी एक सच्चे अमर हैं। यहां तक कि हमारे घर के सबसे निचले दर्जे के नौकर भी सांतियर हैं। एक ऐसे परिवार में पैदा होने के बाद जो इतना शक्तिशाली है, मैं आसानी से आराम से बैठकर अपनी जिंदगी मजे में गुजार सकता था। लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे अंदर एरॉन सिस्टम जाग जाता है। ये सिस्टम मुझे किसी दूसरी दुनिया की गहराइयों में जाने का आदेश देता है। यह चाहता है कि मैं वहां चल रहे एक डार्क राइजिंग यानी काले विद्रोह को खत्म करूं। कृपया, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? क्या आप मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं? तो मैं घूमता हूं और उस दूसरी दुनिया के कून ऑर्डिनेट्स सीधे अपने परिवार को सौंप देता हूं। मैं अपने पिता, जो कि स्वर्गीय सम्राट हैं, उन्हें खुद सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में जाने देता हूं। वह बहुत आसानी से उस विदेशी भूमि पर अपना परचम लहरा देते हैं। वह उस डार्क सोवरेन को कुचल देते हैं। वह उस विद्रोह को खत्म कर देते हैं। जैसे ही मिशन पूरा होता है, मैं मुस्कुराता हूं और सिस्टम से कहता हूं, कनेक्शन होने के बाद भी उनका इस्तेमाल न करना वह तो बेवकूफी होगी। अभी सॉवरेन्स के हॉल में मैं एक गहरी सांस लेता हूं और अपने पिता से कहता हूं, पिताजी, मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। एल्ड्रिच अपनी एक भौं उठाते हैं। शानदार खबर? ओह, चलो मुझे भी सुनने दो। मैं थोड़ा और करीब आता हूं और अपनी आवाज को धीमा कर लेता हूं, लेकिन मेरे लहजे का उत्साह जरा सा भी कम नहीं होता। पिताजी, अभी जब मैं ध्यान में बैठा था, शायद आज के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी यानी वयस्क होने के उत्सव के कारण मेरे ब्लड लाइन की शक्ति बढ़ गई और मेरी आत्मा के भीतर उथल पुथल के बीच मुझे धुंधला सा एक अजीब दुनिया का एहसास हुआ। ये बात आधी सच और आधी झूठ है। सिस्टम सचमुच मेरी आत्मा के भीतर रहता है, इसलिए यह कहना कि यह मेरी आत्मा से जुड़ा है बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम्हें एक अजीब दुनिया का एहसास हुआ। एल्ड्रिच की आंखें एक ही पल में बदल जाती हैं। 18वें रेलम सोवरेंस के पार एक 19वें रेलम के स्वर्गीय सम्राट के रूप में वह अच्छी तरह जानते हैं कि इन शब्दों का कितना वजन है। यह अनगिनत दुनियाएं माप से परे विशाल हैं। उनकी अपनी दुनिया के बाहर अनगिनत दूसरी दुनियाएं, बड़ी और छोटी, अंतहीन क्योस वॉइड यानी अराजक शून्यता में तैर रही हैं। हर दुनिया में अंतहीन रिसोर्सेज, कल्टीवेशन के अलग अलग रास्ते और एक पूरा वर्ल्ड कोर एसेंस होता है। हमारे जैसे एक अमर घराने के लिए अपने रिसोर्सेज और कोर एसेंस को छीनने के लिए दूसरी दुनिया को जीतना ही इस परिवार को हमेशा मजबूत बनाए रखने का सबसे जरूरी तरीका है। आखिरी क्रॉस वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट यानी दूसरी दुनिया पर जीत दर्जनों हजार साल पहले हुई थी। डिविनेशन यानी भविष्यवाणी की कला में माहिर एक सॉवरेन एल्डर ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ इसलिए झोंक दी थी ताकि वह बमुश्किल एक छोटी सी मरती हुई दुनिया के कून ऑर्डिनेट्स की गणना कर सकें। इसके बावजूद उस अभियान ने हमारे परिवार को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था और अब उनका अपना बेटा कह रहा है कि उसने एक नई दुनिया को सेंस किया है। एल्ड्रिच की सांसें खुद ब खुद तेज हो जाती हैं, लेकिन आखिरकार वह इस युग के स्वर्गीय सम्राट हैं। उनका दिमाग माप से परे शक्तिशाली है। वह एक पल में खुद को शांत कर लेते हैं। कायल, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह तुम्हारे कल्टीवेशन के दौरान सिर्फ एक भ्रम नहीं था? पिताजी, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वह एहसास बिल्कुल साफ था। मैं धुंधला सा उस दुनिया की लोकेशन और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी सेंस कर सकता हूं। ओह, मुझे बताओ, उस दुनिया की हालत कैसी है? जितना मैंने महसूस किया है, वह दुनिया कल्पना से परे अमीर है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है। उसके कॉस्मिक लॉज हमारी तुलना में कम कंप्लीट हैं, फिर भी वे अपने आप में एक अद्भुत जादू समेटे हुए हैं। मैंने पहले एक बड़ा लालच सामने फेंका। यकीनन कल्पना से परे अमीर शब्द सुनते ही एल्ड्रिच की आंखें और चमक उठती हैं, लेकिन मैं अपना लहजा बदलता हूं और मेरी आवाज भारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह दुनिया एक बड़ी तबाही में फंसी हुई है। एक बेहद शक्तिशाली जीव अपने किसी मकसद के लिए वहां के लिविंग बीइंग्स यानी जीवित प्राणियों का पागलों की तरह कत्लेआम कर रहा है। पूरी दुनिया गुस्से और शिकायत से घुट रही है। उसके नियम अराजकता में हैं और वह दुनिया टूटने के संकेत दे रही है। मेरी बात सुनने के बाद एल्ड्रिच चुप हो जाते हैं। वह तुरंत कोई जवाब नहीं देते। उनकी गहरी आंखों में अनगिनत विचार दौड़ रहे हैं। संसाधनों से भरपूर दुनिया, आंतरिक कलह से फटी दुनिया और साफ कोऑर्डिनेट्स। इन तीनों फैक्ट्स का एक साथ झुंझुनने का क्या मतलब है, ये वे किसी से भी बेहतर समझते हैं। इसका मतलब है माप से परे एक खजाना, स्वर्ग से मिला एक बेहतरीन मौका। अगर कायल की बात सच है तो हाउस वैनसेस्ट अपने इतिहास में एक ऐसा विकास देख सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ।
एक पूरे वर्ल्ड कोर एसेंस को निगल जाने से परिवार की फाउंडेशन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और शायद उन्हें ट्रू इमोर्टल यानी सच्चे अमर के लीजेंडरी रेलम की एक झलक भी मिल जाए। इस विचार पर एल्ड्रिच जैसे स्थिर दिमाग वाले इंसान का दिल भी उनके कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से धड़कने लगता है। वह तेजी से अपने पैरों पर खड़े होते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक पल में वह मेरे सामने खड़े होते हैं। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और उनकी स्पिरिचुअल सेंस की एक कोमल लेकिन असीम लहर मेरे शरीर में समा जाती है। ये बहुत सावधानी से मेरी आत्मा की तलाशी लेती है। मेरा दिल घबरा जाता है, लेकिन सतह पर मैं कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। मैं अपने पिता को खुलकर तलाशी लेने देता हूं। जहां तक नर्वस होने की बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फैक्ट को अलग रख दें कि मैं इस दुनिया में कोक से ही क्रॉस करके आया हूं। अगर मुझे पकड़ा जाना होता तो यह बहुत पहले ही हो चुका होता। और जहां तक बात इस मुसीबत वाले सिस्टम के पकड़े जाने की है तो मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर यह मिल भी जाता है तो यह अनबाइंड हो जाएगा और मैं बस अपने पिता का बेटा बनकर जीता रहूंगा। एल्ड्रिच की स्पिरिचुअल सेंस मेरी आत्मा के समंदर से होकर गुजरती है। उन्हें सिर्फ इतना महसूस होता है कि उनके बेटे की आत्मा असामान्य रूप से मजबूत और रिफाइंड है और उस आत्मा की गहराइयों में सचमुच एक धुंधला सा, लगभग अदृश्य सा दूसरी दुनिया का आभास मौजूद है। वह आभास पूरी तरह से सन्नाटे, जहर और पागलपन से भरा है। यह बिल्कुल उसी तबाही के नजारे से मेल खाता है जैसा मैंने बताया था। तो यह सच है। एल्ड्रिच को आखिरकार यकीन हो जाता है। वह अपना हाथ पीछे खींचते हैं और मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें खुशी, सदमे और शब्दों से परे बेतहाशा आनंद से भरी हुई हैं। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने बस एक प्रोडिजी सन यानी अद्भुत प्रतिभाशाली बेटे को जन्म दिया है, जो एक दिन उनकी विरासत को संभालेगा और हाउस वैनसिस्ट को एक गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बेटा उन्हें जो सरप्राइज देगा वह उम्मीदों से इतना आगे निकल जाएगा। ये कोई मामूली होनहार बेटा नहीं है। ये तो आसमान की तरफ से हाउस वैनसिस्ट को दिया गया एक परम आशीर्वाद है। एल्ड्रिच अब अपने दिल के उत्साह को रोक नहीं पाते। वह अपना सिर पीछे झुकाते हैं और जोर से हंसते हैं। उनकी हंसी बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है और सोवरेंस का पूरा हॉल उससे गूंज उठता है। उनके कंट्रोल से बाहर होकर धरती और आसमान की एक खौफनाक आभा आसमान की तरफ बढ़ती है, जो 9वें आसमान के बादलों को हिला देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह इस शब्द को 3 बार दोहराते हैं और मेरे कंधे को जोर से थपथपाते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुम सचमुच मेरा गर्व हो। पूरे हाउस वैनसिस्ट के सबसे बड़े प्रोडिजी हो। उनकी थपकी से मेरा कंधा दर्द करने लगता है, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल जाती है। एल्ड्रिच अपने उत्साह में हॉल में चक्कर काटते हैं। उनकी आंखों की चमक और तेज होती जाती है। उथल पुथल से भरी दुनिया निश्चित रूप से कमजोर सुरक्षा वाली होगी। वह तथाकथित शक्तिशाली जीव, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह संसाधनों से भरपूर हाउस वैनसिस्ट की गहराइयों का मुकाबला कैसे कर सकता है? यह सचमुच स्वर्ग से मिला एक मौका है। नहीं, यह मामला बहुत बड़ा है। यह मेरी अकेली समझ के फैसलों से परे है। बेटे, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है। गार्ड्स, मेरे आका, मेरा सोवरेन सील लो। फॉरबिडन ग्राउंड्स यानी प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाओ और पैट्रियार्क यानी कुलपिता को जगाओ। जैसे ही एल्ड्रिच ये शब्द बोलते हैं, फर्श पर घुटने टेके बैठे 2 14वें रेलम के डेमिसेंट गार्ड्स बुरी तरह कांप उठते हैं। उनके चेहरे अविश्वास से भर जाते हैं। वे यहां तक सोचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। पैट्रियार्क, जब हाउस वैनसिस्ट पैट्रियार्क की बात करता है तो उस शब्द का हमेशा एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है वह सर्वोच्च जीव जो फॉरबिडन ग्राउंड्स के सबसे गहरे हिस्से में सो रहा है, जिसने बहुत समय पहले ट्रू इमोर्टल के रेलम में कदम रख दिया था। वे हाउस वैनसिस्ट के सच्चे सहारा हैं। वही वजह है कि हाउस वैनसिस्ट सेलेस्टियल डोमेन के शिखर पर खड़ा है। वह आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है, जो इसे झुकती हुई दुनिया को देखने की ताकत देता है। जब तक परिवार को पूरी तरह खत्म होने के संकट का सामना न करना पड़े, तब तक पैट्रियार्क की नींद में खलल डालना बिल्कुल बिल्कुल असंभव है। पिछली बार पैट्रियार्क को 2 लाख साल पहले जगाया गया था, जब हाउस वैनसिस्ट को ब्रह्मांड के समंदर में अपने आखिरी दिनों में एक बड़ी दुनिया मिली थी और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने उसे जीत लिया था। जैसे ही वे जीत के फल का दावा करने के लिए तैयार हुए, कई अमर राजवंशों ने मिलकर हमला कर दिया। उस समय हाउस वैनसिस्ट के 7 सोवरेंस खून बहने तक लड़े थे। पूरी तरह हारने की कगार पर उन्हें अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैट्रियार्क सामने आए। सिर्फ एक उंगली से उन्होंने उन अमर राजवंशों की संयुक्त सेनाओं को अस्तित्व से मिटा दिया। अंत में उन राजवंशों के पीछे खड़े हाफ मोर्टल्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकाई। और तभी पैट्रियार्क ने बाकी लोगों को बख्शा।
फिर भी उस एक कदम ने अनगिनत युगों तक पूरे सेलेस्टियल डोमेन में दहशत पैदा कर दी थी। उस दिन के बाद से किसी ने भी कभी हाउस वैनसेस्ट के सम्मान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और अपने आखिरी दिनों की उस दुनिया ने अमर हाउस वैनसेस्ट को 2 सोवरेन रेलम एल्डर्स दिए। लेकिन आज कोई दुश्मन का हमला नहीं हुआ है, परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, और फिर भी लॉर्ड पैट्रियार्क को जगाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा? दोनों गार्ड्स अंदर तक हिल चुके हैं, उनका दिमाग सुन्न हो चुका है, और एक पल के लिए वे जवाब देना ही भूल जाते हैं। एल्ड्रिच अपनी त्योरियां चढ़ाते हैं और उनसे एक हल्का दबाव निकलता है। दोनों गार्ड्स ऐसे चौंकते हैं जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। अपने सदमे से बाहर आते हुए वे जल्दी से अपने सिर झुकाते हैं और कांपती आवाजों में जवाब देते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा मेरे आका। चूंकि लॉर्ड ने यह फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से उनके पास इसकी कोई बड़ी वजह होगी। एक गार्ड कांपते हाथों से एल्ड्रिच से सोवरेन सील लेता है, जो लॉर्ड के सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। फिर वे दोनों एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं करते। वे तेजी से हरकत में आते हैं, रोशनी की 2 लकीरों में बदल जाते हैं और हॉल ऑफ सोवरेन से पूरी ताकत से बाहर निकलते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ उड़ जाते हैं। उनके जाते हुए चेहरों को देखकर मेरा अपना दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। हे भगवान, मेरे पिता तो इस बात को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मेरे पिता यह खबर सुनकर रोमांचित हो जाएंगे। मैं जानता था कि वह इसे गंभीरता से लेंगे। मैंने यहां तक सोचा था कि परिवार इस दूसरी दुनिया के अभियान पर चर्चा करने के लिए एक टॉप लेवल काउंसिल बुला सकता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता का रिएक्शन इतना सीधा, इतना दमदार होगा। बिना एक शब्द कहे वह सीधे बैकअप बुला लेते हैं, और वह जिसे बुलाते हैं वह परिवार का सबसे शक्तिशाली जीव है, एक ट्रू इमोर्टल। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? एक जिंदा लीजेंड, एक अमर जो नश्वर लोगों के बीच चलता है। उनके खून की एक बूंद पूरे युगों को कुचल सकती है। उनके बाल का एक कतरा सूरज, चांद और तारों को काट सकता है। उस स्तर का एक जीव अपनी नींद से जगाया जाने वाला है, सिर्फ मेरी कुछ बातों की वजह से। रोमांचक, बहुत ही ज्यादा रोमांचक। सतह पर मैं शांत रहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर, शब्दों से परे, उत्साह का एक सैलाब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। तो ये होता है ताकत का स्वाद। तो ऐसा महसूस होता है एक टॉप टियर अमर वारिस होने पर। मैं बस सिस्टम का काम करने वाला लड़का नहीं बनना चाहता था। मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटी सी स्कीम बनाई। मैं चाहता था कि परिवार मेरी मदद करे और मेरे पिता सीधे स्ट्रैटेजिक न्यूक यानी ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ गए। यह एहसास बहुत अच्छा है, अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। एल्ड्रिच को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनका बेटा क्या सोच रहा है। वह खुद भी बेहद उत्साह की स्थिति में है। उनके लिए भी पैट्रियार्क को जगाने का फैसला लेने के लिए बहुत बड़े संकल्प की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। यह मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिसोर्सेज से भरपूर एक पूरी नई दुनिया जिसके कोऑर्डिनेट्स साफ हैं। हाउस वैनसेस्ट के लिए यह किसी नए पुनर्जन्म से कम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे उनके जैसा एक अकेला स्वर्गीय सम्राट पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। एक क्रॉस वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। कौन जानता है कि वहां का पानी कितना गहरा है? वह जीव जो उस दुनिया को अराजकता में धकेल रहा है, वह क्या है? क्या वह 18वें रेलम का सोवरेन है, 19वें रेलम का स्वर्गीय सम्राट है, या कोई अमर है? वह इसके खिलाफ सुरक्षा का इंतजाम करने से पीछे नहीं हट सकते। अगर कायल गलत भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा पैट्रियार्क से डांट पड़ेगी, और उसके बाद वह कायल की पिटाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बात यही है। वह मेरी तरफ देखते हैं, उनकी नजर और भी कोमल हो जाती है, गर्व से भरी हुई। कायल, यहां आओ। एल्ड्रिच सिंहासन की तरफ चलते हैं, हॉल के मुखिया के रूप में बैठते हैं और मुझे इशारा करते हैं। जी पिताजी। उनके सिंहासन के नीचे एक अकेली सीट है, वहां मौजूद इकलौती सीट। यह एक ऐसे पद को दर्शाती है जो खुद मुखिया के बाद दूसरे नंबर पर है। आमतौर पर केवल परिवार के सबसे केंद्रीय सॉवरेन एल्डर्स ही यहां बैठने के हकदार होते हैं। मैं मना नहीं करता। मैं आराम से बैठ जाता हूं। पहले मैं सबसे पसंदीदा सच्चा बच्चा था, भविष्य का वारिस। और अब भले ही मैंने अभी तक एक ट्रू इमोर्टल का कंफर्मेशन नहीं सुना है, लेकिन एक स्वर्गीय सम्राट से लगभग कभी गलती नहीं होती। एल्ड्रिच 90% आश्वस्त हैं कि यह एक नई खोजी गई दुनिया है, जिसका मतलब है कि मैं वह इंसान हूं जिसने परिवार को एक बेजोड़ योग्यता दी है, वह आशीर्वाद, वह मुख्य चेहरा जो हाउस वैनसेस्ट के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है।
कायल, मेरा हमेशा से मानना था कि तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा कल्टीवेशन था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैं गलत था। तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारी किस्मत है, वह उपकार जो स्वर्ग हाउस वैनसेस्ट पर दिखा रहा है। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो। यह स्वर्गीय सम्राट, जिनकी ताकत युगों पर भारी है, मेरी तारीफ में शब्दों की कोई कमी नहीं छोड़ते। इस पल मैं अंदर से बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे शब्द विनम्र रहते हैं। पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस भाग्यशाली था और कुछ नहीं। ये सब हाउस वैनसेस्ट की फलती फूलती किस्मत और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है। ये शब्द एल्ड्रिच को और भी ज्यादा खुश कर देते हैं। सर्वोच्च प्रतिभा, बुलंद किस्मत, और फिर भी न तो घमंड और न ही अहंकार, सारा क्रेडिट परिवार को देना जानते हैं। उनका बेटा बस एक परफेक्ट वारिस है। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ये वही है जिसके तुम हकदार हो। एल्ड्रिच हाथ हिलाते हैं, फिर उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जब तक पैट्रियार्क अपना फैसला नहीं ले लेते, यह बात बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। यह फैक्ट कि तुम्हें दूसरी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स का एहसास हुआ है, फिलहाल किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। मैं समझता हूं, एक आम आदमी निर्दोष होता है, फिर भी खजाना हाथ में होना उसे निशाना बना देता है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि हाउस वैनसेस्ट के भीतर कोई भी मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हम दोनों वहां हॉल ऑफ सोवरेंस में दबी आवाजों में बात करने लगते हैं। एल्ड्रिच उस दूसरी दुनिया के हर पहलू के बारे में विस्तार से पूछते हैं, और मैं सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को अपने शब्दों में आधा सच बनाकर उन्हें हर पॉइंट बताता हूं। ठीक उसी समय जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस दूसरी दुनिया को कैसे बांटा जाए, हाउस वैनसेस्ट की पूरी पैतृक सीट अचानक हिंसक रूप से कांप उठती है। फॉरबिडन ग्राउंड्स की दिशा से एक अकथनीय, विशाल और भयानक आभा आसमान की तरफ बढ़ती है। वह आभा समय और स्थान के 10,000 युगों में फैली हुई लगती है, जिसमें सालों का क्षय और अमृता की छाप दोनों शामिल हैं। एक ही पल में यह पूरे सेलेस्टियल डोमेन को ढक लेती है। आसमान के ऊपर 10,000 लॉज दर्द से रो उठते हैं और सिकुड़ जाते हैं। अनगिनत सितारे इस पल अपनी रोशनी खो देते हैं, कांपते हुए। पूरे सेलेस्टियल डोमेन में एकांत में बैठे हर एल्डर की आंखें, चाहे वे कहीं भी हों, उनका कल्टीवेशन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इस पल डर के मारे खुल जाती है। सभी आतंक और अविश्वास से भरे चेहरों के साथ हाउस वैनसेस्ट की तरफ देखने लगते हैं। ये एक ट्रू इमोर्टल की आभा है। हे भगवान, पैट्रियार्क सचमुच जाग गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी धरती हिला देने वाली घटना घट गई है? हॉल ऑफ सोवरेंस के अंदर एल्ड्रिच अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अभूतपूर्व रोशनी चमक उठती है। वह जानते हैं कि यह पैट्रियार्क के जागने का संकेत है। वह मेरी तरफ मुड़ते हैं और उनका चेहरा अपने उत्साह को छिपाने में पूरी तरह नाकाम रहता है। कायल, आओ, अपने पिता के साथ अपने दादाजी को सम्मान देने के लिए चलो। हाउस वैनसेस्ट का यह पवित्र द्वीप बहुत विशाल है, जैसे कि कॉस्मस में तैरता हुआ कोई महाद्वीप हो। सोवरेंस के हॉल के अलावा जहां लॉर्ड एल्ड्रिच रहते हैं, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जहां हम यानी सीधे ब्लड लाइन के लोग रहते हैं, इसके भीतर अनगिनत मेडिटेशन चैम्बर्स, एल्डर हॉल्स, स्क्रिप्चर पेविलियन और फोर्जिंग रूम्स हैं। इस समय इन सभी जगहों पर हाउस वैनसेस्ट का हर एक मेंबर, चाहे वह एकांत साधना में हो या किसी काम में व्यस्त हो, अपने हाथ का सब कुछ छोड़ देता है। इस पल धुंध से घिरी एक छोटी पर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग नीले पत्थर की शिला पर पालथी मारकर बैठे हैं और कई युवा जूनियर्स को उनके कल्टीवेशन में गाइड कर रहे हैं। वह इंस्ट्रक्टर एल्डर हैं जो परिवार के कोर डिसाइपल्स को कल्टीवेशन के तरीके सिखाते हैं, और वह खुद एक 18वें रेलम के सोवरेन हैं। जैसे ही वह आभा वहां पहुंचती है, उस बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उनके हाथ का चाय का कप एक तीखी आवाज के साथ जमीन पर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। वह अचानक उठ खड़े होते हैं। फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ देखते हुए उनका पूरा शरीर कांप रहा है। उनकी आंखें खौफ और श्रद्धा से भरी हैं। ये पैट्रियार्क जाग गए हैं। उनके पास बैठे युवा जूनियर्स का कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। उस आभा के दबाव में वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एल्डर, ये क्या हो रहा है? शांत रहो। ये पैट्रियार्क की इमोर्टल माइट यानी अमर शक्ति है। तुम्हें बस घुटने टेकने और झुकने की जरूरत है। आगे कुछ मत बोलो। इसके साथ ही वह सबसे पहले अपने कपड़े ठीक करते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ श्रद्धा से घुटने टेकते हैं और पूरी तरह साष्टांग प्रणाम करते हैं।
हाउस वैनसेस्ट के वंशज पैट्रियार्क के जागने का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। यही नजारा हाउस वैनसेस्ट में बार बार हर जगह दिखाई देता है। एक शानदार काउंसिल हॉल में खौफनाक आभा वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग बिल्कुल सीधे और गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। वे हाउस वैनसेस्ट की काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं। हर एक सदस्य 18वें रेलम सॉवरेन लेवल का पावर हाउस है। किसी भी आम दिन पर उनका एक कदम पूरे सेलेस्टियल डोमेन को हिलाकर रख देता। फिर भी अब उन सभी ने अपना आपा खो दिया है। ये पैट्रियार्क हैं। लॉर्ड ने सचमुच पैट्रियार्क को जगा दिया है। हे भगवान, ऐसी क्या जरूरी बात हो सकती है जिसके लिए खुद पैट्रियार्क को परेशान करना पड़ा। एक गर्म मिजाज वाले लाल बालों वाले सोवरेन टेबल पर हाथ मारते हैं और झटके से खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा सदमे और उलझन से भरा है। हाउस वैनसेस्ट अब पूरे सेलेस्टियल डोमेन पर राज करता है और 10,000 नस्लें हमें ट्रिब्यूट देती हैं। भला ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए पैट्रियार्क को जगाने की जरूरत पड़े? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से किसी ट्रू इमोर्टल ने हमला कर दिया हो? सबसे मुख्य सीट पर एक ग्रे कपड़े ढेरे पहने बुजुर्ग अपनी धुंधली आंखें खोलते हैं और उस पर एक ठंडी नजर डालते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो। लॉर्ड अपने गहरे मकसद के साथ काम करते हैं। एल्डर्स होने के नाते हमें बस चुपचाप लॉर्ड के आदेश का इंतजार करना चाहिए। उस नजर के सामने वह लाल बालों वाला सॉवरेन पीछे हट जाता है, अपनी गर्दन सिकोड़ता है और वापस बैठ जाता है। वे ग्रे कपड़े वाले बुजुर्ग बहुत सीनियरिटी वाले ग्रैंड एल्डर हैं। उनकी ताकत 18वें रेलम के पीक पर है, जो 19वें रेलम से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन इस पल उनके दिल में भी तूफानी लहरें उठ रही हैं। वह किसी से भी बेहतर समझते हैं कि पैट्रियार्क को जगाने का क्या मतलब है। वह हॉल के पार गहरी निगाहों से देखते हैं। आखिर एल्ड्रिच करने की क्या कोशिश कर रहा है? बाहर चल रहे इन सभी रिएक्शंस के बारे में तूफान के बिल्कुल केंद्र में खड़े मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने पिता एल्ड्रिच के ठीक पीछे चल रहा हूं, जो डिवाइन लाइट यानी दिव्य रोशनी की एक लकीर में बदलकर फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रास्ते में मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता हूं कि हाउस वैनसेस्ट की पूरी पैतृक सीट एक अदृश्य ताकत से बंधी हुई है। कॉस्मिक लॉज जो आमतौर पर बिना रुके बहते हैं, अब पूरी तरह जमे हुए और असंभव रूप से भारी लग रहे हैं। हवा एक विशाल और प्राचीन आभा से भरी हुई है, जो आत्मा की गहराइयों से खौफ पैदा करती है। तो यह होती है एक ट्रू इमोर्टल की ताकत। सिर्फ उनके जागने की आभा ही 10,000 नियमों को सिकोड़ सकती है। मैं अंदर तक हिल गया हूं। अब मुझे अपने पैट्रियार्क की ताकत का कहीं ज्यादा स्पष्ट एहसास हो गया है, और इसी के साथ मैं और भी ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। जब हमारे ऊपर राज करने वाला इतना महान जीव मौजूद है, तो उस डार्क क्योटिक वर्ल्ड के तथाकथित सॉवरेन की क्या औकात है? पैट्रियार्क तो शायद उसे एक फूंक में ही उड़ा दें। जल्द ही हम दोनों फॉरबिडन ग्राउंड्स के बाहरी किनारे पर पहुंच जाते हैं। यह केओस एनर्जी यानी अराजक ऊर्जा से घिरी एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस रेंज की गहराइयों में कोई भी धुंधला सा एक विशाल प्राचीन इमोर्टल टोम्ब यानी अमर मकबरा देख सकता है। उस मकबरे के चारों तरफ समय और स्थान बिगड़े हुए हैं। कॉस्मिक लॉज टूट चुके हैं, जिससे सभी जीवों के लिए एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन बन गया है, जिसके पास जाने की हिम्मत एक सोवरेन भी आसानी से नहीं करता। इस समय आदेश पर भेजे गए 2 डेमिसेंट गार्ड्स उस फॉरबिडन जोन के बाहर घुटने टेके बैठे हैं। उनके शरीर उनके सामने कांप रहे हैं। सोवरेन सील हवा में तैर रही है, एक हल्की सी चमक दे रही है और गहराइयों से निकलने वाली उस खौफनाक इमोर्टल माइट को बमुश्किल रोक पा रही है। एल्ड्रिच और मुझे आते देखकर दोनों गार्ड्स को उतनी ही राहत मिलती है जितनी किसी रिहा हुए कैदियों को मिलती है। मेरे आका, यंग लॉर्ड, उठो! एल्ड्रिच हाथ हिलाते हैं। उनकी नजर गंभीर है, क्योंकि वह फॉरबिडन ग्राउंड्स की गहराइयों में देख रहे हैं। वह प्राचीन इमोर्टल टोम्ब अब एक हल्की सी चमक दे रहा है। मकबरे के बड़े दरवाजों पर जमी धूल और पत्थर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। मकबरे के भीतर से एक धीमी भारी गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जैसे कि 10,000 युगों से सोया हुआ कोई विशाल जीव धीरे धीरे जाग रहा हो। एल्ड्रिच एक गहरी सांस लेते हैं, अपने कप डीडे सीधे करते हैं, फिर उस इमोर्टल टोम्ब की तरफ झुकते हैं और गहरा प्रणाम करते हैं। मैं एल्ड्रिच अपने बेटे कायल के साथ एक बेहद जरूरी खबर देने आया हूं। हमने आपके आराम में खलल डाला है और इसके लिए आपकी माफी चाहते हैं। उनकी आवाज स्पिरिचुअल सेंस के जरिए फॉरबिडन ग्राउंड्स की गहराइयों में चली जाती है। यह देखकर मैं जल्दी से उनके उदाहरण का पालन करता हूं और सम्मानपूर्वक झुकता हूं। मैं कायल, हाउस वैनसेस्ट का वंशज, पैट्रियार्क को नमन करता हूं।
भले ही यह ट्रू इमोर्टल मेरे अपने दादाजी हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने जन्म के समय केवल एक बार देखा था, इसलिए मेरा दिल अभी भी थोड़ा असहज है। ठीक उसी समय जब मेरे विचार इधर उधर भटक रहे हैं, उस इमोर्टल टोम्ब की गहराइयों से एक बूढ़ी फटी हुई आवाज धीरे धीरे बाहर निकलती है। वह आवाज बहुत तेज नहीं है, फिर भी यह हर आत्मा की गहराइयों में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। एल्ड्रिच, कायल, तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब करने यहां क्यों आए हो? जैसे ही वह बूढ़ी और फटी हुई आवाज गूंजी, एल्ड्रिच का शरीर साफ तौर पर कांप उठा। पैट्रियार्क को रिपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फैमिली पर कोई तबाही या खात्मे का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि हाउस वैनसेस्ट को स्वर्ग से मिला एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिला है। यह मामला आने वाली 10,000 पीढ़ियों तक हाउस वैनसेस्ट के फॉर्च्यून से जुड़ा है। मैं अकेले इसका फैसला करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए मैंने पैट्रियार्क से सेक्लूजन से बाहर आने और इस पर जजमेंट देने का साहस किया है। उनकी आवाज स्पिरिचुअल सेंस के जरिए इमोर्टल टोम्ब की गहराइयों में साफ साफ पहुंच गई। टोम्ब के अंदर कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, मानो अभी अभी जागे हुए पैट्रियार्क एल्ड्रिच के शब्दों का मतलब समझ रहे हों। स्वर्ग से मिला एक शानदार अपॉर्चुनिटी, वह बूढ़ी आवाज फिर से गूंजी, जिसमें थोड़े से शक का एहसास था। तुम्हारे लिए इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि यह सच में कोई छोटा मामला नहीं है। खैर, अंदर आ जाओ। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, फॉरबिडन ग्राउंड्स के सामने मंडरा रही क्योस एनर्जी और स्पेस टाइम के डिस्टर्ब्ड लॉज मानो किसी अदृश्य हाथ से साफ कर दिए गए। वे खुद ब खुद एक सेफ पैसेज में बदल गए, जो कुछ लोगों के चलने जितना चौड़ा था और सीधे इमोर्टल टोम्ब के दरवाजों तक जाता था। थैंक यू, पैट्रियार्क। एल्ड्रिच बेहद खुश थे। वह सीधे खड़े हुए और उन्होंने मुझे एक मीनिंगफुल लुक दिया। कायल, चलो चलें, मेरे करीब रहना। जी फादर। मैं एल्ड्रिच के पीछे हो लिया और सावधानी से उस पैसेज पर कदम रखा। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, मुझे महसूस हुआ कि आसपास का नजारा पल भर में बदल गया। बाहरी दुनिया के लॉज यहां पूरी तरह फेल हो चुके थे और उनकी जगह इमोर्टल वे की एक प्योर एंशिएंट और सुप्रीम ऑरा ने ले ली थी। एक सिंगल सांस के साथ ही मुझे लगा कि मेरी इमोर्टल बॉडी खुशी से झूम उठी है। वह पैसेज बहुत लंबा नहीं था। जल्द ही हम दोनों इमोर्टल टोम्ब के विशाल दरवाजों के सामने पहुंच गए। वे दरवाजे दसियों हजार फीट ऊंचे थे, जो किसी अननोन इमोर्टल मटेरियल से बने थे और उन पर सदियों के निशान थे। इस वक्त वे दरवाजे धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहे थे। एक छोटा सा क्रैक बना और उस गैप से एक ब्रिलियंट लेकिन जेंटल इमोर्टल लाइट बाहर चमकने लगी। एक गरजती हुई गूंज के साथ वे दरवाजे पूरी तरह खुल गए। उनके पार का नजारा वैसा डार्क टोम्ब नहीं था जैसा कोई इमेजिन करेगा। इसके बजाय वहां एक विशाल स्टाररी स्काई था, जिसके अंदर अनगिनत स्टार्स पैदा हो रहे थे और खत्म हो रहे थे। कॉस्मिक लॉज से बनी डिवाइन चेन्स की कतारें स्टार्स के बीच से बड़े ड्रैगन्स की तरह गुजर रही थीं, जो दुनिया से अलग एक कंप्लीट और स्टेबल इनर यूनिवर्स का निर्माण कर रही थीं। और इस स्टारी स्काई के सेंटर में एक एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन तैर रहा था। उसकी सरफेस पर घने इमॉर्टल रून्स उकेरे गए थे। हर एक रून में स्वर्ग और धरती के अल्टीमेट ट्रुथ्स छिपे लग रहे थे, इतने कि एक सिंगल ग्लांस भी किसी की सोल को चीर कर रख दे। कॉफिन का लिड पहले से ही आधा खुला हुआ था और एक ऐसा ऑरा जो टाइम की लंबी नदी को भी चुरा ले, उस कॉफिन के अंदर से बाहर आ रहा था। एल्ड्रिच मुझे उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन के 100 गज के दायरे में ले गए और फिर रुक गए। उन्होंने एक बार फिर गहराई से झुककर नमन किया। आपका बेटा एल्ड्रिच पैट्रियार्क को प्रणाम करता है। आपका डिसेंडेंट कायल पैट्रियार्क को प्रणाम करता है। मैं भी उनके साथ झुक गया। मेरा दिल विस्मय से भरा हुआ था। एक पूरे यूनिवर्स को टोम्ब की तरह और एक ब्रॉन्ज इमॉर्टल कॉफिन को उसके फ्रेम की तरह इस्तेमाल करना, क्या यही एक ट्रू इमॉर्टल की भव्यता होती है? मैंने ऊपर की ओर एक चुपके से नजर डाली, ये देखने की कोशिश करते हुए कि कॉफिन के अंदर क्या है। उसके अंदर क्योस एनर्जी फैली हुई थी और इमॉर्टल लाइट इस तरह लिपटी हुई थी कि अंदर का नजारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी सिर्फ धुंधली सी एक पतली फिगर को कॉफिन के अंदर से धीरे धीरे उठकर बैठते हुए देख सकता था। काफी है, यहां कोई आउटसाइडर नहीं है, उठ जाओ। वह बूढ़ी आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। वहां भी कोई आउटसाइडर नहीं था। एल्ड्रिच सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब उतने सीरियस नहीं थे जितने बाहर थे। आखिरकार मैंने कॉफिन के अंदर की फिगर को साफ देखा। वह मोटे ग्रे रोब्स में एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनका शरीर काफी कमजोर और पतला था। उनके बाल बिखरे हुए और सफेद धारियों वाले थे। उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से ढका था। उनकी नजरें धुंधली थीं, फिर भी शांत थीं।
उन्होंने पहले एल्ड्रिच पर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। उनके मुंह से हैरानी की एक हल्की सी आवाज निकली। कायल की सोल अब पहले से कहीं ज्यादा रिफाइंड है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ऐसा लगता है तुमने इन सालों में काफी एफर्ट्स डाले हैं एल्ड्रिच। और यह छोटा बच्चा अपने साथ एक काफी क्यूरियस ऑरा लेकर चल रहा है, एक ऐसा ऑरा जिसे देखना मेरे लिए भी मुश्किल है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। एक क्यूरियस ऑरा? क्या यह उस सिस्टम का छोड़ा हुआ कोई ट्रेस था, या फिर यह उस डार्क क्योटिक वर्ल्ड का ऑरा था? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरे बगल में खड़े एल्ड्रिच पहले ही बोल पड़े। फादर, यह मामला ठीक उसी के बारे में है। वह आगे बढ़े और पैट्रियार्क को वर्ड टू वर्ड वह सब कुछ दोहराया जो मैंने उन्हें पहले बताया था। मेरे ब्लड लाइन के जागने और मेरी सोल में आए बदलाव से लेकर दूसरे वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को सेंस करने तक, और उस वर्ल्ड के रिसोर्सेज से भरपूर होने लेकिन फिर भी टर्मोइल में फंसे होने तक। जैसे जैसे एल्ड्रिच बोल रहे थे, पैट्रियार्क का चेहरा जो एक पुराने कुएं की तरह शांत था, आखिरकार भावनाओं का एक निशान दिखाने लगा। उनकी धुंधली आंखें फिर से मेरी तरफ मुड़ी और अब देखने का अंदाज बदल चुका था। तुम कहते हो कि कायल उस वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को साफ तौर पर पिन पॉइंट कर सकता है? बिल्कुल, एल्ड्रिच ने मजबूती से जवाब दिया। मैंने खुद उसकी जांच की है। कायल की सोल की गहराइयों में सच में दूसरे वर्ल्ड के ऑरा का एक ट्रेस मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। पैट्रियार्क खामोश हो गए। उनकी आंखें, जो हर चीज के पार देखने में सक्षम लगती थीं, मेरे और एल्ड्रिच के ऊपर आगे पीछे घूमने लगीं। एक लंबे समय के बाद, इतना लंबा कि मुझे लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। पैट्रियार्क का कमजोर हाथ धीरे से उठा और उन्होंने खाली हवा में धीरे से इशारा किया। तभी एक विशाल बाउंडलेस स्टार मैप हम तीनों के सामने पल भर में अनफोल्ड हो गया। ये पूरा सेलेस्टियल डोमेन था और इसके आसपास के एंडलेस क्योस रीजन्स की आउटलाइन थी। ये अनगिनत लाइट पॉइंट से मार्क किया गया था। हर पॉइंट एक वर्ल्ड या एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा था। कायल, पैट्रियार्क ने मेरी तरफ देखा और अपनी फटी हुई आवाज में बात की। पॉइंट आउट करो कि वो वर्ल्ड कहां है। मैंने सिर हिलाया। सिस्टम द्वारा गाइड किए जाने पर मेरी विजन एक पल के लिए धुंधली हो गई, और उस विशाल स्टार मैप के अंदर एक हल्का डार्क रेड लाइट पॉइंट जो लगभग बुझने की कगार पर था, साफ तौर पर मार्क हो गया। वह पॉइंट सेलेस्टियल डोमेन के मेन रूट से बहुत दूर एक बंजर क्योस रीजन में स्थित था। अगर सिस्टम का मार्क ना होता तो एक ट्रू इमॉर्टल भी सैकड़ों मिलियन सालों तक अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करने के बाद भी शायद कभी यह डिस्कवर नहीं कर पाता कि इसका कोई अस्तित्व है। मिल गया। मेरा दिल शांत हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जगह की तरफ इशारा किया जहां वह डार्क रेड लाइट चमक रही थी। ग्रैंडफादर, फादर देखिए, वह वर्ल्ड ठीक वहीं है। मेरी उंगली की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एल्ड्रिच और उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन में बैठे पैट्रियार्क दोनों ने अपनी नजरें उस विशाल स्टार मैप के एक कोने पर टिका दी। यह एक बेहद रिमोट रीजन था जो एंडलेस केओटिक करंट्स में लिपटा हुआ था, बंजर और बिल्कुल खामोश। पूरे मैप पर पूरी तरह से अनरिमार्केबल था। अगर मैंने इतनी प्रिसाइजली उसकी तरफ इशारा न किया होता तो एक ट्रू इमॉर्टल का स्पिरिचुअल सेंस भी उसके ऊपर से गुजरते हुए उसे आसानी से क्योटिक रुइन का एक बेकार पैच समझकर ओवरलुक कर देता। और उस रुइन के अंदर एक डार्क रेड लाइट पॉइंट हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह धीरे से फ्लिकर कर रहा था, जो किसी भी पल पूरी तरह से बुझने के लिए तैयार था। ये ठीक वही है। एल्ड्रिच ने अपनी सांसें रोक लीं। उनका दिल मानो उनके गले से बाहर आने को था। भले ही वह एक हेवनली एम्परर थे जो सभी चीजों को नीचे देख सकते थे, लेकिन अपने इस ट्रू इमॉर्टल फादर के सामने वह अभी भी एक बच्चे की तरह थे जो अपने रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहा हो। वह पहले ही इस पर 99% विश्वास कर चुके थे, लेकिन आखिर में उन्हें पैट्रियार्क के फाइनल कंफर्मेशन की जरूरत थी। उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर पैट्रियार्क कहे जाने वाले उस कमजोर बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उनकी कभी धुंधली दिखने वाली आंखें अब इतनी ब्राइट चमक रही थीं मानो उनके अंदर दो सूरज जल रहे हों। उनकी नजरें स्पेस और टाइम को चीरती हुई एंडलेस क्योस को पार करके सीधे उस डार्क रेड लाइट पॉइंट पर जा टिकीं। इमॉर्टल वे की एक इनविजिबल लेकिन सुप्रीम विल स्टार मैप पर मौजूद कोऑर्डिनेट्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए एक पल में सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर्स को पार कर गई। मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में सिस्टम का इंटरफेस हिंसक रूप से झटक गया और अर्जेंट अलार्म्स की एक सीरीज भेजने लगा। वार्निंग, एक अननेमेबल टेरिफाइंग बीइंग का पता चला है जो मिशन वर्ल्ड को प्रोब कर रहा है। वार्निंग,
वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स एक्सपोज हो गए हैं। सिस्टम टॉप लेवल कंसीलमेंट इनिशिएट कर रहा है। कंसीलमेंट फेल्ड। वार्निंग, सिस्टम का कोर लॉजिक एनालाइज किया जा रहा है। मेरा दिल बैठ गया। होली क्रैप, क्या पैट्रियार्क सच में इतने स्ट्रांग हैं? उन्होंने बस एक मैप को देखा, पूरे समय घर पर बैठे रहे और उनका स्पिरिचुअल सेंस सीधे शैडो मिरर कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। यह सिस्टम मेरे दिमाग के अंदर इतना हाई और माइटी एक्ट करता है, और फिर भी पैट्रियार्क के एक मूव ने इसे पूरी तरह से स्टन कर दिया, बिना किसी लड़ाई के बैकफुट पर धकेल दिया। इस पल में समय मानो बिल्कुल थम सा गया। एल्ड्रिच अपने पिता को नर्वस होकर देख रहे थे। उनकी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इस बीच अपने दिल में पागलों की तरह दुआ कर रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, शायद सिर्फ एक पल, शायद 10 मिलियन साल। पैट्रियार्क की वह सब कुछ चीर देने वाली नजर आखिरकार स्टार मैप से पीछे हट गई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके सूखे होंठ थोड़े से खुले, मानो किसी चीज का स्वाद ले रहे हों। उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन से एक हल्की हंसी की आवाज आई। वह हंसी हल्की थी, फिर भी उसने एल्ड्रिच और मुझे एक ही समय में चैन की सांस लेने दी। वह हंसे। इसका मतलब है कि अभी उम्मीद बाकी है। इंटरेस्टिंग, ट्रूली इंटरेस्टिंग। पैट्रियार्क ने अपनी आंखें फिर से खोली। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उनका लुक अब सिर्फ सिंपल एडमायरेशन का नहीं था, अब इसमें एक गहरा वंडर और प्रोबिंग क्यूरियोसिटी थी। ग्रीवांस चोकिंग द हेवेंस, लॉज क्राइंग आउट इन सॉरो। दुनिया की कोर एसेंस रो रही है। यह सचमुच एक महान दुनिया है जो बर्बादी की कगार पर है। वह पहले मेरी बात की पुष्टि करते हैं। यह सुनकर एल्ड्रिच तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह इतना एक्साइटेड है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यह काम कर गया, यह सच है। लेकिन पैट्रियार्क अपना लहजा बदलते हैं और एल्ड्रिच का दिल फिर से धड़कने लगता है। उस अनंत सन्नाटे और बर्बादी के बीच मुझे भी एक बेमिसाल मिठास की खुशबू आती है। पैट्रियार्क के चेहरे पर एक मदहोश कर देने वाला भाव आ जाता है। ये वह आखिरी खुशबू है जो एक वर्ल्ड कोर एसेंस तब छोड़ती है जब वह पूरी तरह पक चुकी हो और सड़ने वाली हो। जैसे कोई सबसे बेहतरीन डिवाइन फ्रूट सड़ने से ठीक पहले के पल में हो, जब उसका स्वाद अपने सबसे परफेक्ट लेवल पर होता है। वह लड़का जिसने विद्रोह शुरू किया था, उसके तरीके भले ही कच्चे हैं, लेकिन उसका रास्ता सही है। वह अनगिनत जीवों के खून और आत्माओं का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को जबरन पकाने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद में कि इससे पहले कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए, वह सारा फल एक ही बार में निगल सके। इस कैलिबर की एक वर्ल्ड कोर एसेंस, अगर इसे पूरा निगला जा सके तो एल्ड्रिच यह तुम्हें मेरे रियल्म के एक कदम और करीब ले जा सकता है। बूम! ये शब्द एल्ड्रिच के दिमाग में बिजली की तरह कड़कते हैं। एक कदम और करीब। वह अब भी हेवनली एम्परर रियलम पर है, एक कदम और आगे। वह क्या है? वह ट्रू इमॉर्टल का रियलम है जहां उसके पिता खड़े हैं। वह बॉटलनेक जिसने उसे अनगिनत युगों से परेशान कर रखा था, अब उसके टूटने की एक छोटी सी उम्मीद दिख रही है। पिता, एल्ड्रिच की आवाज में एक्साइटमेंट की हद से पार एक कंपन है। इतनी जल्दी खुश मत हो। पेट्रियार्क अपना हाथ हिलाते हैं। उनकी नजर फिर से मुझ पर टिक जाती है। मुझे सबसे ज्यादा जिस बात को जानने की जिज्ञासा है वह यह है, काइल, तुमने इस अंतहीन केओस के पार इस दुनिया को कैसे महसूस किया? लो, आ गया। आखिरकार उन्होंने वह मुख्य सवाल पूछ ही लिया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मैं जल्दी से उस जवाब के साथ उत्तर देता हूं जो मैंने बहुत पहले तैयार किया था, न ही विनम्र और न ही अहंकारी। दादाजी, आपके इस सवाल के जवाब में मैं खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। बस इतना कि कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी के बाद मुझे लगा कि मेरी इमॉर्टल बॉडी में कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक आवाज ने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे मदद के लिए पुकारा, इस उम्मीद में कि मैं उनकी दुनिया में आऊंगा। तुम्हें मदद के लिए पुकारा। पैट्रियार्क ये सुनकर शक करने के बजाय अपने हाथ से ताली बजाते हैं और जोर से हंसते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। ऐसा नहीं है कि तुम इसे बदल रहे हो, बल्कि यह दुनिया है जो तुम्हें पुकार रही है। अब मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पैट्रियार्क की हंसी पूरी इनर यूनिवर्स में गूंज उठती है और उसके साथ सितारे डगमगा जाते हैं। वह जिस तरह से मुझे देखते हैं, वह एक ऐसी प्रशंसा और संतुष्टि से भरा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। एल्ड्रिच, इससे पहले तुमने काइल को हाउस वेंसेस्ट का प्रोडिजी कहा था। मुझे लगता है कि तुमने गलत कहा। एल्ड्रिच चौंक जाता है। वह कुछ उलझन में अपने ही पिता की तरफ देखता है और पैट्रियार्क को शब्द दर शब्द कहते हुए सुनता है। वह कोई प्रोडिजी नहीं है,
वह स्वर्ग द्वारा हाउस वैनसेस्ट को दिया गया एक आशीर्वाद है, अपने समय से मिलने के लिए पैदा हुआ डेस्टिनी का बच्चा है। वह दुनिया उसे मदद के लिए क्यों पुकारेगी? क्योंकि उसकी इमॉर्टल बॉडी उस दुनिया के तौर तरीकों के साथ तालमेल बिठाती है, क्योंकि उसका फॉर्चून इतना बड़ा है कि वह एक पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद को संभाल सकता है। पेट्रियार्क जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होते जाते हैं। उनका दुबला पतला शरीर उस प्राचीन ब्रॉन्ज कॉफिन से थोड़ा बाहर की ओर झुक जाता है। अच्छा है, अद्भुत है, हाउस वैनसेस्ट 10 लाख सालों से शांत था और आखिरकार हमने महान डेस्टिनी वाले एक वंशज का इंतजार पूरा कर लिया है। मैं पास में खड़ा होकर हैरान होकर सुनता हूं। पिता, आपका क्या मतलब है? पैट्रियार्क की नजर स्टार मैप पर उस गहरे लाल रंग के लाइट पॉइंट पर पड़ती है। उनकी आंखें बेहद तेज हो जाती हैं, एक ऐसी डोमिनेंस से भरी हुई जिस पर कोई सवाल न उठाया जा सके। एक ऐसी दुनिया जो खुद हमारे दरवाजे पर आई है, रास्ते का एक सुप्रीम फ्रूट जो पकने ही वाला है, अपने समय से मिलने के लिए पैदा हुआ परिवार का एक आशीर्वाद। जब स्वर्ग आपको कुछ देता है और आप उसे नहीं लेते, तो इसके बजाय आप पर ही दोष आता है। मेरे पहले आदेश का पालन करो। पैट्रियार्क की आवाज पल भर में आलीशान और गंभीर हो जाती है। परिवार के हर एल्डर को बुलाओ, उन्हें 15 मिनट के भीतर हॉल ऑफ सॉवरेन्स में काउंसिल करने के लिए कहो। उनसे कहो कि हाउस वैनसेस्ट युद्ध पर जा रहा है। जैसे ही पैट्रियार्क ये शब्द बोलते हैं, पूरी इनर यूनिवर्स का तारों भरा आसमान ठहर जाता है और उस दुबले पतले शरीर से कत्लेआम की एक अवर्णनीय भयानक औरा निकलती है। एल्ड्रिच का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर का खून उबल रहा है। उसने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। जब से उसने लॉर्ड के रूप में कमान संभाली है, हाउस वैनसेस्ट सेलेस्टियल डोमेन का अधिपति बना हुआ है, जिसने 10,000 जातियों को डरा कर रखा है। फिर भी एक सोते हुए शेर की तरह इसे अनगिनत दुनियाओं के सामने अपने दांत दिखाए बहुत लंबा समय बीत चुका है। आपके आदेश का पालन होगा। एल्ड्रिच उस प्राचीन ब्रॉन्ज कॉफिन की ओर गहराई से झुकता है। उसकी आंखें एक ऐसे जुनून और एक्साइटमेंट से भरी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। कायल पेट्रियार्क की नजर मुझ पर लौटती है, जो अब बहुत कोमल हो चुकी है। तुमने परिवार के लिए एक बेमिसाल योग्यता का काम किया है। जब काउंसिल खत्म होगी तो मैं खुद तुम्हारी फाउंडेशन तैयार करूंगा। खुद मेरी फाउंडेशन तैयार करेंगे? मेरा दिल उछल पड़ता है। ये एक ट्रू इमॉर्टल है, मेरे जैसे एक साधारण इंसान के लिए जिसने अभी तक कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया है। एक जीवित इमॉर्टल द्वारा अपनी फाउंडेशन तैयार करवाना एक ऐसा प्रिविलेज है जो स्वर्ग को चुनौती देता है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा सेलेस्टियल डोमेन शायद इसके पीछे पागल हो जाएगा। यहां तक कि दूसरे इमॉर्टल डायनेस्टीज के सगे बेटे भी कभी इस तरह का सम्मान हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद दादाजी। मैं अपने दिल की बेकाबू खुशी को दबाता हूं और सम्मानपूर्वक झुकता हूं। अब जाओ। पैट्रियार्क हाथ हिलाते हैं। एल्ड्रिच, काइल को हॉल ऑफ सोवेरेंस में ले जाओ। मैं जल्द ही आऊंगा। जी पिता। एल्ड्रिच जवाब देता है, फिर मेरा हाथ पकड़ता है और बाहर जाने के लिए मुड़ता है। उसका चेहरा बेहद रोमांचित है। मुझे पता है कि मैंने इस बार सही दांव लगाया है। सिस्टम को परिवार को सौंपना एक शानदार कदम था। इसने न केवल मुझे एक जानलेवा एरेंड मिशन से मुक्त कर दिया, बल्कि इसने मुझे बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून भी दिला दिया है। इस मूव को सिस्टम पर बाजी पलटना कहते हैं। मैं और एल्ड्रिच इमॉर्टल टॉम से बाहर निकलते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स के पार वापस आते हैं। वह भयानक इमॉर्टल माइट जिसने हाउस वैनसेस्ट की पूरी पैतृक सीट को ढक रखा था, अब धीरे धीरे पीछे हट चुकी है। लेकिन हाउस वैनसेस्ट का हर सदस्य अभी भी कुछ पल पहले के उस झटके में खोया हुआ है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वे खुलकर इधर उधर घूम सके। जब वे लॉर्ड एल्ड्रिच और यंग लॉर्ड काइल को फॉरबिडन ग्राउंड्स की दिशा से सुरक्षित बाहर आते हुए देखते हैं, तो हर एक नजर तुरंत उन पर टिक जाती है। खासकर तब जब वे लॉर्ड एल्ड्रिच के चेहरे पर उस एक्साइटमेंट और बेकाबू खुशी को देखते हैं जिसे वह छिपा नहीं पा रहे हैं, और जिस करीबी अंदाज में उन्होंने यंग लॉर्ड काइल का हाथ पकड़ रखा है। हर किसी के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर चल क्या रहा है? लॉर्ड ने यंग लॉर्ड की खातिर पैट्रियार्क को जगाया। क्या यंग लॉर्ड के साथ कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉर्ड के चेहरे के भाव तो देखो। यह साफ तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ऐसी कौन सी खबर होगी जिसके लिए खुद पैट्रियार्क को परेशान करने की जरूरत पड़ गई? जैसे ही भीड़ शक और बेचैनी के घेरे में मंडराने लगती है, तभी सर्वोच्च महिमा और असीम एक्साइटमेंट से भरी एल्ड्रिच की आवाज हाउस वैनसेस्ट के पूरे सेक्रेड आयल में गूंज उठती है। मेरे आदेश से परिवार के हर एल्डर को तुरंत 15 मिनट के भीतर काउंसिल के लिए हॉल ऑफ सॉवरेंटी में आना होगा। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके साथ पारिवारिक कानून के तहत निपटा जाएगा। बूम! इस आदेश ने तुरंत हाउस वैनसेस्ट के भीतर ऊंची लहरें उठा दी, जिसमें हर एक एल्डर को समन किया गया था।
ये निश्चित रूप से हाउस वैनसेस्ट की सबसे हाई लेवल की काउंसिल है। इस रैंक की काउंसिल आखिरी बार 2 लाख साल पहले बुलाई गई थी, जब उन्होंने उस डूम्सडे वर्ल्ड पर पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया था। क्या ऐसा हो सकता है? हाउस वैनसेस्ट के हर उस सदस्य के दिल में एक हैरान कर देने वाला अंदाजा बेतहाशा दौड़ने लगता है जो इस आदेश को सुनता है। क्या हाउस वैनसेस्ट एक बार फिर युद्ध में उतरने जा रहा है? पल भर में हाउस वैनसेस्ट का पूरा सेक्रेड आइल उबल पड़ता है। सेक्लूजन में बैठे अनगिनत पावर हाउस अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और डिवाइन लाइट की लकीरों में बदलते हुए हॉल ऑफ सॉवरेंटी की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो लोग पारिवारिक मामलों को संभाल रहे थे, वे भी अपने हाथों का सब कुछ छोड़कर हॉल ऑफ सॉवरेंटी की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर साफ तौर पर एक्साइटमेंट और उत्सुकता लिखी थी। हाउस वैनसेस्ट के किसी भी सदस्य के लिए इन शब्दों का मतलब था सर्वोच्च महिमा और स्वर्ग से मिला एक शानदार मौका। इनका मतलब था खेती के विशाल रिसोर्सेज, कल्टीवेशन रिसोर्सेज। इनका मतलब था अपनी योग्यता साबित करने और नाम कमाने का मौका। इनका मतलब था कि पूरे परिवार की ताकत एक बार फिर से बहुत आगे निकल जाएगी। हे भगवान, क्या हम सच में युद्ध पर जा रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए, वरना लॉर्ड कभी भी उस टोन में आदेश नहीं देते और हर एल्डर को नहीं बुलाते। अद्भुत! मैं 500 सालों से डेमी सेंट रेल्म पर अटका हुआ था और मुझे डर था कि आगे बढ़ने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्या यह वही मौका नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी? मैं सोच रहा हूं कि इस बार कौन सी नासमझ ताकत हमारा टारगेट है, या फिर कोई नई दुनिया मिल गई है। हाउस वैनसेस्ट के सेक्रेड आयल के हर कोने से चर्चा और खुशी की आवाजें उठने लगीं और पूरा परिवार एक बेहतरीन तरीके से तैयार की गई वॉर मशीन की तरह अनगिनत युगों की खामोशी के बाद धीरे धीरे घूमने लगा। और इस पूरे तूफान के केंद्र में मैं अपने पिता एल्ड्रिच के ठीक पीछे एक शांत रफ्तार से हॉल ऑफ सॉवरेंटी की ओर उड़ रहा था। रास्ते में हाउस वैनसेस्ट का जो भी सदस्य हमें देखता, चाहे वह कितना भी सीनियर एल्डर हो या कितना भी मजबूत गार्ड हो, वह अपने कदम रोक लेता और हम दोनों की तरफ, खासकर मेरी तरफ, सम्मान से झुक जाता। प्रणाम माय लॉर्ड और यंग लॉर्ड। उनकी आंखें खौफ, उत्सुकता और थोड़े जुनून से भरी थीं। हालांकि वे अभी भी ठीक से नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, लेकिन यहां कोई बेवकूफ नहीं था। लॉर्ड अभी अभी यंग लॉर्ड के साथ फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आए थे और फिर इतना बड़ा फैसला सुनाया। यह साफ तौर पर जाहिर था कि यह मामला यंग लॉर्ड काइल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, वरना यंग लॉर्ड को साथ लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लॉर्ड अकेले भी जा सकते थे। यह यंग लॉर्ड ही हैं। सिर्फ 18 साल का यह नौजवान, जिसने अभी तक औपचारिक रूप से कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया है, उसने पूरे परिवार में एक आग लगा दी है। मैं हर दिशा से अपनी ओर उठती अजीब नजरों को महसूस कर रहा था। मेरे कानों में प्रणाम यंग लॉर्ड की दिल से निकली आवाजें गूंज रही थीं और मेरा दिल भावनाओं से भर गया। कितना अच्छा है, कितना अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। तो ये होता है ताकत का स्वाद। एक टॉप टियर इमॉर्टल वारिस बनने का सही तरीका यही है। जैसे ही मेरे विचार इधर उधर भटक रहे थे, हम हॉल ऑफ सॉवरेंटी के सामने पहुंच गए। दरवाजों पर समंदर जैसी गहरी आभा, ओरा वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे पहले की काउंसिल हॉल से आए एल्डर्स की काउंसिल के सदस्य थे, जिनका नेतृत्व बहुत ही सीनियर ग्रैंड एल्डर थेरॉन कर रहे थे। जब उन्होंने एल्ड्रिच और मुझे देखा तो 18वीं रेल्म के सॉवरेन्स ने एक साथ मेरी ओर गहराई से सिर झुकाया। साफ है कि हाउस वैनसेस्ट के इन स्तंभों को मेरे ट्रू इमॉर्टल दादाजी से पहले ही खबर मिल चुकी थी और वे समझ गए थे कि मैंने परिवार के लिए एक बेमिसाल योग्यता का काम किया है। हम विनम्रतापूर्वक यंग लॉर्ड का स्वागत करते हैं 18वीं रेल्म के सॉवरेन्स। किसी भी आम दिन में इनमें से कौन सा ऐसा था जो अपने पैर की एक थाप से पूरे सेलेस्टियल डोमेन को कंपा न दे? फिर भी अब वे सभी सिर्फ 18 साल के एक ऐसे युवक के प्रति इतना बड़ा सम्मान दिखा रहे थे जिसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया था। अगर यह नजारा बाहर निकल जाता तो पूरे सेलेस्टियल डोमेन को चौंकाने के लिए काफी होता। एल्ड्रिच ने अपने सामने का नजारा देखा और उनके चेहरे पर असीम गर्व की मुस्कान फैल गई। उन्होंने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा इस सम्मान के हकदार है। मेरा दिल भी थोड़ा सा मचल गया, लेकिन मैंने इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। मैं अच्छी तरह समझता था कि ये एल्डर्स मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उस स्वर्ग से मिले मौके को झुक रहे हैं जो मैं परिवार के लिए लेकर आया हूं। मैं आगे बढ़ा, बदले में एल्डर्स के सामने थोड़ा सा झुका और एक विनम्र लहजे में कहा, एल्डर्स, इतने शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है।
परिवार की महिमा को हर सदस्य के प्रयास से अलग नहीं किया जा सकता। मैं तो बस सही समय पर सही जगह पर था। ये सिर्फ किस्मत थी। ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट थे, जिनमें कोई कमी नहीं थी। इन्होंने मेरी विनम्रता को दिखाया और क्रेडिट पूरे परिवार को दिया, इसलिए वहां मौजूद सभी एल्डर्स को सुनकर काफी खुशी हुई। हा कायल, तुम बहुत विनम्र हो। गर्म मिजाज वाले लाल बालों वाले सॉवरेन मैग्नस के चेहरे पर अब उलझन का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट और तारीफ थी। किस्मत भी ताकत का ही एक हिस्सा है कायल। हॉय सैसी, हाउस वैनसेस्ट के लिए तुम्हारे जैसा आशीर्वाद मिलना, जो इतने बड़े फॉर्चून से नवाजा गया हो, हम भला कैसे डर सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही, एक और एल्डर सहमत हुए। यंग लॉर्ड, आपने जो किया है वह सदियों तक याद रखने योग्य काम है। हमारा यह झुकना हम खुशी खुशी दे रहे हैं। ग्रैंड एल्डर थेरॉन की धुंधली आंखों में भी अब सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उन्होंने मुझे एक लंबी नजर से देखा और धीरे से सिर हिलाया। यंग लॉर्ड, आपका स्वभाव बहुत स्थिर है, न तो घमंडी और न ही उतावला। आप परिवार के लिए एक आशीर्वाद हैं। माय लॉर्ड, आपने एक बेहतरीन बेटे की परवरिश की है। आहा, एल्ड्रिच जोर से हंसे। उनका मूड पूरी तरह से खुश हो गया। परिवार के सबसे सीनियर ग्रैंड एल्डर द्वारा अपने बेटे की सार्वजनिक रूप से तारीफ सुनना उन्हें खुद की तारीफ सुनने से भी ज्यादा खुश कर गया। एल्डर्स की काउंसिल में केवल थेरॉन ही इतने सीनियर थे। बाकी के ज्यादातर सदस्य मेरे चाचा की पीढ़ी के थे, जैसे कि लाल बालों वाले सॉवरेन मैग्नस, जो हाउस वैनसेस्ट के तीसरे एल्डर हैं और मेरे तीसरे चाचा हैं। बहुत बढ़िया, अब हम सब यहां बाहर न खड़े रहें, अंदर चलो और बात करो। एल्ड्रिच ने हाथ हिलाया और सबसे पहले हॉल ऑफ सॉवरेंटी के अंदर चले गए। मैं उनके ठीक पीछे गया और एल्डर्स अपने रैंक और ओहदे के हिसाब से अंदर आए। हॉल के भीतर हवा बहुत गंभीर और औपचारिक थी। एल्ड्रिच ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे ऊपर की लॉर्ड की गद्दी संभाल ली और उनके बाईं ओर वह सीट थी जो उनके बाद दूसरे स्थान का प्रतिनिधित्व करती थी। हर नजर स्वाभाविक रूप से उस सीट की तरफ मुड़ गई। फिर हॉल के केंद्र में खड़े मुझ पर उन सबके दिलों में एक ही अंदाजा था, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एल्ड्रिच ने अपने नीचे बैठे एल्डर्स की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके दिलों में संदेह है। मैंने अचानक पैट्रियार्क को क्यों जगाया और मैंने सबसे बड़ी काउंसिल क्यों बुलाई है। हर एल्डर ने अपनी सांसें रोक लीं, गंभीर चेहरों के साथ उन्हें देखते हुए जवाब के सामने आने का इंतजार करने लगे। हालांकि सबसे टॉप के ज्यादातर एल्डर्स को स्थिति पहले से ही पता थी। एल्ड्रिच ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। उनकी नजर पूरे हॉल पर घूम गई और उन्होंने शब्द दर शब्द कहा, क्योंकि हाउस वैनसेस्ट ने एक बिल्कुल नई दुनिया की खोज की है जो रिसोर्सेज से बेहद समृद्ध है। ये एक हाई टियर मिस्टिकल वर्ल्ड है और यह आंतरिक नागरिक संघर्ष, सिविल केओस के बीच में है। हालांकि उन्होंने इसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था, लेकिन जब एल्ड्रिच ने खुद ये शब्द कहे तो पूरे हॉल में एक गहरी सांस लेने की आवाज गूंज उठी। हर एल्डर के चेहरे पर खुशी और झटका था जिसे वे छिपा नहीं पा रहे थे। एक बिल्कुल नई दुनिया, रिसोर्सेज से भरपूर और आंतरिक संघर्ष से टूटी हुई। इन तीनों चीजों का एक साथ होने का क्या मतलब है, ये वहां मौजूद हर कोई अच्छी तरह जानता था। यह एक बेहिसाब फॉर्च्यून था। यह एक ऐसा स्वर्ग से मिला मौका था जो हाउस वैनसेस्ट की नींव को एक बार फिर से बहुत ऊपर ले जाने के लिए काफी था। भाई नहीं, माय लॉर्ड, क्या यह सच है? लाल बालों वाले सॉवरेन अपनी एक्साइटमेंट में खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी। बेशक यह सच है, एल्ड्रिच ने गर्व से कहा। इस मामले की पुष्टि खुद पैट्रियार्क ने की है। पैट्रियार्क द्वारा पुष्टि। इन शब्दों ने हर दिल से संदेह का आखिरी निशान भी मिटा दिया। एक ट्रू इमोर्टल कभी गलती नहीं करता। अद्भुत, स्वर्ग सच में हाउस वैनसेस्ट का पक्ष लेता है। 2 लाख सालों की खामोशी के बाद आखिरकार हमारे पास अनगिनत दुनियाओं को एक बार फिर हाउस वैनसेस्ट का नाम महसूस कराने का मौका है। हॉल पल भर में गूंज उठा। हर एल्डर एक्साइटमेंट से लाल हो गया, जैसे वे पहले से ही देख रहे हों कि हाउस वैनसेस्ट की सेना उस दुनिया को तहस नहस कर रही है और लूट के माल से लदी हुई वापस लौट रही है। एल्ड्रिच ने अपना हाथ उठाया और हवा में धीरे से नीचे दबाया। हॉल तुरंत शांत हो गया। उनकी नजर मुझ पर टिक गई, जो गर्व और स्नेह से भरी थी। और हाउस वैनसेस्ट के लिए स्वर्ग से मिला यह मौका लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा कायल है। तुरंत हर नजर एक बार फिर मुझ पर टिक गई। इस बार खौफ और जुनून के परे उनकी आंखों में एक दिल से निकला आभार भी था। मैंने हर नजर का सामना किया। मेरा चेहरा शांत था, न विनम्र और न घमंडी। ऐसे दिन अब आम होने वाले हैं। बेहतर होगा कि मैं इसकी आदत डालना शुरू कर दूं। कायल, यहां आओ, यहां बैठो। एल्ड्रिच ने मुझे इशारा किया
और अपने बगल की खाली सीट की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा हॉल दंग रह गया। अतीत में वह सीट केवल तब भरी जाती थी जब पैट्रियार्क खुद आते थे या जब परिवार जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करता था और कुछ सबसे प्राचीन सॉवरेन एल्डर्स मिलकर फैसले लेते थे। केवल तभी कोई वहां बैठता था। अब परिवार वास्तव में यंग लॉर्ड को, जिसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया है, उस सीट पर बिठा रहा था। यह अब महज सम्मान नहीं था, यह मुझे खुद लॉर्ड के बराबर एक फैसला लेने वाले डिसीजन मेकर के रूप में मान रहा था। और फिर भी किसी एक व्यक्ति ने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि हर कोई समझता था एक नई दुनिया की खोज करने के इस कारनामे के साथ, जो किसी भी युग से परे की उपलब्धि थी, मैं पूरी तरह से इसके योग्य था। जी पिता, मैंने भी मना नहीं किया। मैं जानता था कि इस समय विनम्रता दिखाना झूठा दिखावा होगा। मैं शांति से एल्ड्रिच के बगल में गया और केओस जेड के एक ही टुकड़े से तराशे गए उस सिंहासन पर बैठ गया। जिस पल में बैठा, मैं स्पष्ट रूप से पूरे हाउस वैनसेस्ट के फॉर्च्यून को महसूस कर सकता था, जैसे कि उसने मेरे साथ एक हल्का, लगभग अदृश्य संबंध बना लिया हो। ठीक उसी समय हाउस वैनसेस्ट की सर्वोच्च आभा, सुप्रीम ऑरा, नीचे उतरी। पूरे हॉल ऑफ सॉवरेंटी में 10,000 कानून, लॉज, एक साथ गूंज उठे। वे